तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन टेक्निकल। दोस्तों आज ही वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों इन्वर्टर के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इन्वर्टर के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर क्या है और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है और इंडस्ट्रियल मशीनरी पे इसका क्या उपयोग है और रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे ये उपयोग होता है और सोलर एनर्जी में इसका क्या भूमिका है दोस्तों, इस सब के बारे में। दोस्तों ये वीडियो असल पे है दोस्तों एक समराइज प्रोस्पेक्टिव। अगर आपको इन्वर्टर के बारे में कुछ नहीं आता है तो ये वीडियो से आप जान जाओगे कि इन्वर्टर असल में चीज़ क्या है। ठीक है। और ये वीडियो में से आपको सीखने को मिलेगा इन्वर्टर का एक ओवरव्यू। ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव में नहीं जाऊँगा, जैसे इन्वर्टर का सर्किट क्या है, इन्वर्टर कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। तो अगर मान लो आप किसी जगह में जा रहे हो जिसमें आपको अगर पूछा जाए कि इन्वर्टर क्या चीज़ है, तो आप एक बहुत अच्छा सा एक आंसर दे पाओगे, ओवरव्यू दे पाओगे अगर आप ये वीडियो सुनोगे तो। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा वीडियो में इन्वर्टर का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाओ चेकआउट करो। मैं वहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट इन्वर्टर के बारे में मैं बता चुका हूँ। मैंने खुद हाथ से बहुत सारे इन्वर्टर बनाया है और अल्टीमेटली मेरे घर पे भी जो इन्वर्टर चल रहा है वो भी मेरा बनाया हाथ का, खुद का हाथ का बनाया हुआ इन्वर्टर है दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इन्वर्टर असल में होता क्या है। दोस्तों इन्वर्टर एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिससे क्या हुआ कि जो हमारा बैटरी से जो करंट निकलता है उस करंट का टाइप को बदल देता है। जो बैटरी से करंट निकलता है उस करंट होता है दोस्तों डीसी करंट, और जो हम लोग हमारे डेली में उपयोग करते हैं वो होता है दोस्तों एसी करंट। तो इन्वर्टर असल में करता क्या है, वो डीसी करंट को लेता है और उसको दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है और उसको बना देता है एसी करंट। तो इन्वर्टर असल में वो है कुछ जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। और इन्वर्टर किसी भी मतलब जगह पे आप उसको उपयोग में ले सकते हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो घर वाला सिस्टम हो, चाहे आपका खुद का कुछ चीज़ चलाना हो, आप कहीं किसी बाहर में गए हो, आपको कोई चीज़ चलाना हो, कोई इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस अप्लायंस चलाना हो, तो आप इन्वर्टर को उपयोग कर सकते हो। इन्वर्टर बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट होता है दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर। आप जितना भी यूट्यूब में इन्वर्टर देखते हो, हाँ सारे इन्वर्टर दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर मतलब जो इन्वर्टर का वेव फॉर्म है वो होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर किस बेसिस में उपयोग होता है दोस्तों। स्क्वायर वेव इन्वर्टर बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है आपका मोटर के लिए, क्योंकि स्क्वायर वेव पे एक हाई पीक रहता है जिसकी वजह से क्या होता है कि मोटर का पावर डेंसिटी में प्रॉब्लम होता है और मोटर का कॉइल जल सकता है। तो स्क्वायर वेव कभी भी मोटर में उपयोग नहीं करना चाहिए और उसमें हम लोग को हमिंग नॉइज़ भी मिलता है। और दूसरा होता है दोस्तों प्योर साइन वेव इन्वर्टर। प्योर साइन वेव इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ उपयोग होता है घर घर के लिए, और हर जगह में जहाँ पर आप देख रहे हो हर जगह में इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए उपयोग होता है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर, आपके घर में जो इन्वर्टर है वहाँ पर आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टर ही मेन इन्वर्टर होता है जिससे कोई भी एप्लीकेशन को खतरा नहीं होता, अप्लायंस को खतरा नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए कोई भी लैपटॉप चला रहे हो या डेस्कटॉप का पावर सप्लाई दे रहे हो, टीवी चला रहे हो, उससे उससे आप कोई भी मोटर चला रहे हो, तो वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना। और प्योर साइन वेव का इन्वर्टर का सर्किट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों मॉडिफाई साइन वेव इन्वर्टर। मॉडिफाई साइन वेव इन्वर्टर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के लिए उपयोग होता है। जितने भी आप एसएमपीएस देख रहे होते हो अपना डेस्कटॉप के अंदर, जो आपका पावर सप्लाई एसएमपीएस लगा हुआ होता है, सब में होता है मॉडिफाई साइन वेव इन्वर्टर। और आप बोलोगे तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर जो मेरा पावर सप्लाई एसएमपीएस है उसके अंदर मॉडिफाई साइन वेव कैसे लगेगा दोस्तों। वहाँ पर होता है एसएमपीएस। आपको एसएमपीएस के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसएमपीएस होता है कि आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर मतलब साइन वेव लेते हो या एसी करंट लेते हो, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करते हो दोस्तों। फिर उस डीसी से उसको मॉडिफाई साइन वेव इन्वर्टर में कन्वर्ट किया जाता है, मॉडिफाई साइन वेव में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको फिर से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है जिससे एफिशिएंसी ज़्यादा हो और पावर फैक्टर ज़्यादा हो, कॉम्पैक्ट साइज हो, इसीलिए। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रिंग इन्वर्टर। ये बेसिकली उपयोग होता है सोलर पैनल सिस्टम के लिए। स्ट्रिंग इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर आपका डिफरेंट सोलर पैनल को एक साथ कनेक्ट करता है और आप सोलर से पावर ले सकते हो स्ट्रिंग इन्वर्टर के जरिए।
दूसरा होता है माइक्रो इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर छोटा इन्वर्टर होता है, जैसे आप कोई लाइट जलाने के लिए, छोटा मोटा कोई भी एप्लीकेशन चलाने के लिए, अप्लायंस चलाने के लिए, कभी कभी आप सोलर पैनल से भी लगा सकते हो। इसके बारे में मेरे चैनल में बहुत सारे मैंने माइक्रो इन्वर्टर बनाया है, आप देख सकते हो मेरे चैनल में। तीसरा है दोस्तों ग्रिड टाई इन्वर्टर। ग्रिड टाई इन्वर्टर बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर होता है। ये बेसिकली उपयोग होता है ग्रिड में, जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो ग्रिड होता है उसमें पावर इन्वर्टर रहता है, उसमें रहता है ग्रिड टाई इन्वर्टर। मैं पर्सनली ग्रिड टाई इन्वर्टर को देखा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तीसरा है दोस्तों ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जनरली होता है कि स्टैंड एलोन सिस्टम, मतलब अकेले एक सिस्टम खड़ा हुआ है, एक सोलर लाइट है, तो उस सोलर लाइट को मान लीजिए जलाना चाहते हैं, तो इस टाइप पे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर उपयोग होता है। जब आप घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करोगे तब आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर लगाना पड़ता है। और अगर आप उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आपको लगाना पड़ेगा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर दोस्तों। तो ये है डिफरेंट इन्वर्टर का टाइप। अभी सीख लेते हैं, जानते हैं इन्वर्टर का फंक्शनलिटी के बारे में। दोस्तों इन्वर्टर में मोस्टली 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है अपना डीसी इनपुट। जब आप इन्वर्टर को किसी भी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हो या सोलर पैनल से कनेक्ट करते हो तो आप उसको देते हो डीसी इनपुट, और वो डीसी जाता है डायरेक्टली स्विचिंग सर्किट पे। ये स्विचिंग सर्किट क्या है? स्विचिंग सर्किट है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जैसे कोई ट्रांजिस्टर हो गया, कोई आपका वायरिस्टर हो गया या थायरिस्टर हो गया, तो मॉसफेट हो गया, तो ये सब है स्विचिंग डिवाइस। तो इसमें क्या होता है, एक मेरा कंट्रोल सर्किट रहता है। कंट्रोल सर्किट में जनरेट होता है दोस्तों वेव फ्रॉम, साइन वेव हो सकता है, स्क्वायर वेव हो सकता है, PWM वेव हो सकता है, या प्योर मॉड्यूलेशन साइन वेव हो सकता है, बहुत सारे वेव होता है। वो जाता है दोस्तों स्विचिंग डिवाइस पे। तो स्विचिंग डिवाइस उस वेव फॉर्म के जरिए ऑन ऑफ होता रहता है, जिससे इन्वर्टर का मेन काम होता है। और वो सिग्नल जो है वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है और फिर हो जाता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट को बढ़ाया कमाया जाता है। फिर आता है दोस्तों फिल्टरिंग सिस्टम। फिल्टरिंग है जो हमारा एसी आउटपुट है उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो कोई मोटर से बना हो या कोई जनरेटर से बना हुआ एसी नहीं है, तो इसीलिए उसको फ़िल्टर करना पड़ता है। तो इसके लिए होता है दोस्तों फ़िल्टरिंग सर्किट। उसमें यूज़ होता है दोस्तों पाई फ़िल्टर, टी फ़िल्टर या एल कॉन्फ़िगरेशन फ़िल्टर, बहुत सारे ऐसा फ़िल्टर है जो इसी वेव को स्मूथ कर देता है। फिर ये फ़िल्टरिंग सर्किट के होने के बाद ये जाता है दोस्तों आउटपुट में। तो आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में डिफरेंट टाइप का लोड्स कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर वेरियस सिस्टम रहता है, जैसे ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये सब रहता है वो आउटपुट में। तो बेसिकली इन्वर्टर ये 4 हिस्सों में दोस्तों बटा हुआ रहता है। ठीक है, अभी चलिए बात कर लेते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ इन्वर्टर के बारे में। मैंने जो आपको बताया इनपुट सेक्शन, इनपुट सेक्शन में दोस्तों डीसी टर्मिनल होता है जहाँ से हम लोग पावर लेते हैं। सेकेंड है उसका स्विचिंग डिवाइस, जैसे मॉसफेट हो गया, IGBT हो गया, ये सब है उसका स्विचिंग डिवाइस, जहाँ पर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में ऑन ऑफ होता है सर्किट। तीसरा है दोस्तों ऑसिलेटर सर्किट। ये ऑसिलेटर सर्किट है असल में कंट्रोल सर्किट, यहाँ से जनरेट होता है मेरा वेव फॉर्म। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, वोल्टेज और करंट को बढ़ा के कमा के प्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए मैं 100 वाट 12 वोल्टेज और 1 एम्पियर का मैंने पावर दिया हूँ डीसी इनपुट पे, मेरे को बाहर में पावर चाहिए 200 वोल्टेज का। 200 वोल्टेज का एसी पावर मेरे को मिलेगा, लेकिन मेरा 100 वाट मेरे को मेंटेन करना है, तो मेरे को 100 वाट नहीं मिलेंगे, मेरे को 80 वाट मिलेंगे। तो जो करंट है, करंट यहाँ पर 1 एम्पियर था, वो करंट घट जाएगा दोस्तों। तो ये सब होता है मेनली ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर एक टाइप का एम्पलीफाई डिवाइस है। उसके बाद होता है आउटपुट फिल्टर, जो आउटपुट को स्मूथ करता है। इसके लिए कभी कभी यूज़ होता है एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर यूज़ रहता है पाई कॉन्फ़िगरेशन या एल कॉन्फ़िगरेशन में। और फिर आता है दोस्तों कंट्रोल सर्किट। ये जो कंट्रोल सर्किट है, यहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं इन्वर्टर का परफॉर्मेंस, वहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, ये सब को हम लोग देख सकते हैं। अभी बात करते हैं इन्वर्टर का एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों हर जगह में इन्वर्टर का उपयोग होता है। जहाँ पर आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, वहाँ पर इन्वर्टर लगेगा। जैसे हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पर आप सोलर पैनल इंस्टॉल किए, आप उसको डीसी को तो काम में नहीं लगा सकते, तो आप उसको काम में कैसे लगाओगे, उससे लाइट बल्ब कैसे जलाओगे, घर का फैन को कैसे चलाओगे, इसीलिए उपयोग होता है दोस्तों इन्वर्टर। फिर आता है यूपीएस सिस्टम। आप एक डेस्कटॉप में बैठ के काम कर रहे हो, अभी तुरंत पावर चला गया तो आपका जितना भी काम है वो बीच में रुक जाएगा। तो उसके लिए आप लगाते हो बीच में यूपीएस, जिससे क्या होगा कि आपका काम ना रुके, आप कंटिन्यूअसली काम करते जाते हो।
फिर होता है ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जो हम लोग ईवी का मोटर देखते हैं, ईवी का मोटर असल में काम करता है इन्वर्टर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर इन्वर्टर इसीलिए उपयोग किया जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के कमा किया हम लोग उसका मोटर का पावर बढ़ा और घटा सकते हैं, और इससे हम लोग उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इन्वर्टर उपयोग होता है दोस्तों। फिर आता है होम का डिफरेंट एप्लीकेशन, लाइक रेफ्रिजरेटर चलाना, एयर कंडीशन चलाना। ये तो हम लोग सबसे ज़्यादा ये उपयोग होता है होम में। घर पे इन्वर्टर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इंडस्ट्रियल में दोस्तों वीएफडी चलाने के लिए इन्वर्टर उपयोग होता है। वीएफडी है एक टाइप का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिससे क्या होता है कि मोटर को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अब जो डीसी पावर देते हो वीएफडी में जाके एसी में कन्वर्ट हो जाता है, या आप डायरेक्ट उसको एसी में लगाओ तो बीच में वो उसको डीसी करेगा, फिर उसको इन्वर्टर के जरिए एसी करेगा, और फिर आप उसमें प्रोग्राम डालोगे। प्रोग्राम के ऊपर आपका बेस करके जो हमारा मोटर है वो मोटर का कंट्रोल होगा, तो वो आएगा दोस्तों वीएफडी। ठीक है, उसके बाद आता है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन जैसे हो गया कोई भी, मान लीजिए टावर वगैरह हो गया, तो टावर का सप्लाई में इन्वर्टर का उपयोग होता है। अभी बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों इन्वर्टर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। इन्वर्टर से हम लोग एक टाइप का एनर्जी को दूसरे टाइप का एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका एनर्जी एफिशिएंट होना ज़रूरी है। सेकेंड है इसका कॉस्ट सेविंग। इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेव होता है। थर्ड है इसका फ्लेक्सिबिलिटी। इन्वर्टर किसी भी जगह में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों इसका रिलायबिलिटी। दोस्तों इन्वर्टर बैकअप पावर सप्लाई के लिए, या जहाँ पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पावर अप डाउन हो रहा है, वहाँ वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है जिससे सिस्टम रिलायबल रहे। और थर्ड है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वर्टर के साथ अगर जब आप सोलर पैनल को कनेक्ट कर देते हो तो आप उससे पावर ले सकते हो, तो इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग की स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर। सो फर्स्ट जो चीज़ आपको देखना पड़ेगा वो है उसका पावर रेटिंग। आप देखो, जब आप इन्वर्टर लेने जाओ तब पहले देखो उसका वो किस में है, वाट में है या केवी में है। जनरली इन्वर्टर दोस्तों केवी में आता है, लेकिन अगर हाउस होल्ड के लिए ले रहा है तो वो वाट में भी मिलता है। वाट और केवी में डिफरेंस क्या है दोस्तों? वाट है मान लो जहाँ पर हम लोग जो रिएक्टिव पावर है उसको मेज़र नहीं करते, केवी में हम लोग रिएक्टिव पावर को मेज़र करते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक मोटर लगाया हूँ और मैं मोटर है 100 वाट का। जब वो 100 वाट का मोटर को मैं चलाऊँगा तब वो 100 वाट पावर नहीं खींचेगा, सब तब वो पावर खींचेगा 150 वाट, या कभी कभी 200 वाट भी खींच सकता है। ठीक है, इसीलिए मोटर हमेशा केवी में आता है। सेम ट्रांसफार्मर में भी वो हमेशा केवी में जाता है। उस टाइप पे अब आपका इन्वर्टर या ट्रांसफार्मर जल सकता है। ठीक है, तो इसलिए पावर रेटिंग आपको देखना चाहिए। तीसरा है दोस्तों इनपुट वोल्टेज रेंज। अब देखो वो डीसी का कितना रेंज में सपोर्ट करता है। जनरली इन्वर्टर अगर आप लेने जा रहे हो इंडस्ट्रियल इन्वर्टर तो 24 वोल्टेज से 36 वोल्टेज तक रेंज में वो सपोर्ट करता है दोस्तों। आउटपुट वोल्टेज आपको देखना चाहिए, क्योंकि वही आपका मेन चीज़ है। आउटपुट वोल्टेज के ऊपर ही आपका सारा काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखना चाहिए इसका एफिशिएंसी रेटिंग, वो कितना स्टार एफिशिएंट है। जैसे 3 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, 5 स्टार हो गया, तो वो चीज़ आप देखो। उसके बाद आता है उसका चार्ज रेटिंग, क्या वो ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, चार्ज प्रोटेक्शन है या नहीं, वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मान लीजिए आप भी उसको यूज़ करोगे, उस टाइम पे कहाँ पर भी कुछ चार्ज वगैरह आया लाइन पे तो इन्वर्टर दोस्तों जल सकता है। इसीलिए ये चार्ज प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्वर्टर कभी भी खुद से ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए। हमेशा इन्वर्टर को खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि उसके उसके प्रोटेक्शन की वजह से। आप खुद से जितने भी चाहे इन्वर्टर बना लो, लेकिन उसमें प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। आप उस पे ओवर चार्जिंग, ओवर करंट, ये सब प्रोटेक्शन नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए इन्वर्टर नहीं बनाना चाहिए, इन्वर्टर को खरीदना चाहिए। और ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत सारे इन्वर्टर बना चुका हूँ और घर में भी लगा चुका हूँ बहुत सारे इन्वर्टर। मेरा खुद का घर में जो इन्वर्टर लगा है वो मेरा ही बनाया हुआ इन्वर्टर है। मैं दोस्तों बचपन से इन्वर्टर बनाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये भी फाइनल ईयर का भी प्रोजेक्ट था इन्वर्टर बनाना। तो मैं बता रहा हूँ कि आप इन्वर्टर खरीदो। अगर आप बनाने जाओगे सेम इन्वर्टर तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों इन्वर्टर एफिशिएंसी। दोस्तों मोस्टली जो इन्वर्टर है वो 85% से 95% तक एफिशिएंट होता है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ लॉसेस वगैरह आता है। ये इसीलिए आता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम हो गया या सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से ये लॉसेस आता है। बट मोस्टली आपको हाई एफिशिएंसी ही इन्वर्टर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप हमेशा
आपका जो बैटरी का मतलब सिमिलर पावर ले पाओगे। हम बात करते हैं इन्वर्टर के साथ कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में, क्या-क्या प्रॉब्लम होता है इन्वर्टर के साथ। फर्स्ट होता है दोस्तों ओवर हीटिंग। ऐज़ ये इन्वर्टर है और ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली, तो इसमें दोस्तों हीट होने का पॉसिबिलिटी बनता है। तो दिस इज़ दैट ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, जो इन्वर्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेकंड होता है दोस्तों इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन। कभी-कभी क्या होता है कि इन्वर्टर में कुछ कारण के वजह से इनपुट पावर फ्लैक्चुएट करता है और इन्वर्टर सडनली बंद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसलिए मैं बताया कि इन्वर्टर हमेशा परचेस करना चाहिए, कभी भी खुद से नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद आता है कंपोनेंट फेलियर। दोस्तों अब जो कंपोनेंट इन्वर्टर आप परचेस कर रहे हो वो हमेशा हाई कंपोनेंट वाला ही लो। अच्छा कंपनी का हाई कंपोनेंट वाला इन्वर्टर लो। क्यों? क्योंकि अगर कंपोनेंट फेलियर हो जाए तो इन्वर्टर पूरा जल सकता है। तो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्वर्टर में मेनली जो प्रॉब्लम होता है उसका मॉसफेट फेल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इशू। आज के ज़माने में जितने भी इन्वर्टर है उसका जो कंट्रोल सर्किट है वो चलता है सॉफ्टवेयर के साथ। तो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। अगर आपका इन्वर्टर के अंदर सॉफ्टवेयर है तो अपडेट रखो। अगर आपका इन्वर्टर ओल्ड स्कूल वाला है जहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस केस में आपको ये वाला चीज़ नहीं करना, मतलब ये वाला चीज़ को लेके घबराना नहीं है सॉफ्टवेयर इशू को लेके। तीसरा है दोस्तों नॉइज़। कुछ कुछ पुराना इन्वर्टर में नॉइज़ आता है। आज के ज़माने में इन्वर्टर में नॉइज़ नहीं आता, लेकिन अगर आपका इन्वर्टर में नॉइज़ आ रहा है इसका मतलब है आपका ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो चुका है या कंट्रोल सर्किट में प्रॉब्लम हो चुका है। आपको उसको एक अच्छा टेक्नीशियन से चेकअप करवाना है दोस्तों। अभी चलिए बोलते हैं कि फ्यूचर में क्या-क्या आने वाला है, इस टेक्नोलॉजी में चेंज क्या होएगा। देखो फ्यूचर में आएगा स्मार्ट इन्वर्टर, जिसको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर पाओगे, जिसको आईओटी डिवाइस कंट्रोल बोलते हैं। आप अपने फ़ोन से या एआई से कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा है ये बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंट हो जाएगा। अभी तो एफिशिएंट है 95%, ये फ्यूचर में 99% तक एफिशिएंसी चला जा सकता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड इन्वर्टर। फ्यूचर में जो जो इन्वर्टर आएगा वो हाइब्रिड इन्वर्टर होगा। इसका मतलब ये है वो डिफरेंट टाइप का एनर्जी सोर्सेज से पावर ले सकता है। और आएगा दोस्तों कंट्रोल एल्गोरिदम में चेंजेस। जो कंट्रोल एल्गोरिदम होता है मतलब सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस आएगा जिसके वजह से इन्वर्टर और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जो इन्वर्टर अभी आपको मान लो 100 वाट पावर दे रहा है जिस जगह पे रह के, वही सेम इन्वर्टर 1000 वाट तक भी पावर दे सकता है। उसके बाद होता है दोस्तों एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंट टाइप का एनर्जी जो आएगा वो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस को लेके वो डिफरेंट डिवाइस को चला पाएगा, तो जिससे हमारा ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो दोस्तों इंक्रीज होगा। कोई इन्वर्टर टाइप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, जो आप यूट्यूब में देखते हो, जिसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा लो है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लो है और ये सिंपल एप्लीकेशन के लिए उपयोग होता है। ये असल में किसी भी काम का नहीं होता दोस्तों, सिवाय आप इसे 2-3 लाइट बल्ब जला सकते हो, जो आप ऐसे ही एलईडी को बैटरी से कनेक्ट करके जला लो। ठीक है, इसके लिए इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। ये सब चीज़ में मॉडरेट है, एफिशिएंसी इसका मॉडरेट है, कॉस्ट भी मॉडरेट है। ये आप हाउस में देखते हो, पुराना जो इन्वर्टर आता है वो सब मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर में आता है। ये इन्वर्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। इसका एफिशिएंसी भी हाई है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोटर को चलाने के लिए। फिर आता है दोस्तों स्ट्रिंग इन्वर्टर। इसका कॉस्ट तो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और ये सोलर पैनल में उपयोग होता है। जो मैं आपको बताया कि सोलर पैनल में कौन सा इन्वर्टर लगता है, ये स्ट्रिंग इन्वर्टर ही लगता है। और तीसरा है माइक्रो इन्वर्टर। इसका एफिशिएंसी भी हाई है, कॉस्ट भी हाई है और ये सोलर पैनल इंडिविजुअल सोलर पैनल में लगता है दोस्तों, ये माइक्रो इन्वर्टर। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रिड टाई इन्वर्टर। ग्रिड टाई इन्वर्टर में जैसे है हाई और मॉडरेट, इसका एफिशिएंसी हाई है, कॉस्ट मॉडरेट है और ये मेनली सोलर पैनल में या घर में बैठने के लिए उपयोग होता है। जैसे आप घर में सोलर पैनल बैठाए तो उससे ये लगाने के लिए, पावर लगाने के लिए उपयोग होता है। माइक्रो इन्वर्टर के बारे में और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, माइक्रो इन्वर्टर आप खुद से बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि माइक्रो इन्वर्टर के लिए क्या क्या मदरबोर्ड ये सब चाहिए। तो मदरबोर्ड लेके आओ, आप ट्रांसफार्मर लेके आओ, खुद से माइक्रो इन्वर्टर बना लो और खुद से उसको सोलर पैनल में फिट कर दो। तो माइक्रो इन्वर्टर आप खुद से बना सकते हो। लेकिन बाकी इन्वर्टर, स्क्वायर इन्वर्टर भी आप खुद से बना सकते हो। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, प्योर साइन वेव इन्वर्टर, स्ट्रिंग और ग्रिड टाई इन्वर्टर आप खुद से नहीं बना सकते, इसको आपको खरीदना पड़ेगा। तो इन्वर्टर का जो की टेकअवेज है वो क्या क्या है, तो फर्स्ट है ये डिफरेंट टाइप्स होता है।
इसमें एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका टाइप भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका कितना एफिशिएंसी चाहिए, कितना कॉस्ट है, उसके बेसिस पे आपको टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। एफिशिएंसी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है या नहीं पड़ना, वो भी देखना चाहिए। और फ्यूचर में क्या क्या आने वाला है टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस पे आपको इन्वर्टर चूज़ करना चाहिए। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। और मैं आशा रखता हूँ इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू दे पाया।